बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक ऐसा फ़िनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब लाइट फ़ॉल करती है ना किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो भी इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलके बनी है और यकीनन एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही होते हैं। तो क्या होता है कि लाइट जब गिरती है किसी भी मेटल की सरफेस पे, जब फॉल करती है तो वो इलेक्ट्रॉन निकालती है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने की वजह से हम ये चीज़ जो है वो साबित करते हैं, ये चीज़ हम प्रूव करते हैं कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है, क्योंकि वो एज अ पार्टिकल हिट करती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन को निकालती है मेटल की प्लेट के अंदर से। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल प्लेट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर आपको एक मेटल प्लेट नज़र आ रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्या हुआ कि जैसे ही लाइट फॉल हुई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसने इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया, उन्हें इतनी एनर्जी दी कि वो मेटल की सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाए। ठीक, तो इसको हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। फॉर एग्जांपल, अब जब लाइट ने फॉल किया है, लाइट ने उसको एनर्जी ट्रांसफ़र की है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है। कम से कम अमाउंट जो एनर्जी की चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकलने के लिए, उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फाई इज इक्वल्स टू एच वी नॉट नज़र आ रहा है, इसको आप इजी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, ई इज इक्वल्स टू एच एफ। ई जो है ना एनर्जी, उसको यहाँ पर डिनोट कर रहा है फाई। ठीक है, और जो एच एफ हम लिखते होते थे ना, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहा है वी नॉट। तो एच एफ की जगह पे हमने लिख दिया एच वी नॉट, यानी कि फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ई इज इक्वल्स टू एच एफ की जगह पे आ गया फाई इज इक्वल्स टू एच वी नॉट, यानी कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच और साथ में फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी या मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर वो वाली उतनी अमाउंट एनर्जी की प्रेजेंट नहीं है या उतनी अमाउंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगी। इसको आसान लफ्ज़ों में हम यूँ समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपके पास 90 रुपीज़ हैं और 100 रुपीज़ की आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास 90 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ वाली चीज़ आप ख़रीद ही नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है कि अगर आपके पास 100 रुपये होंगे तो आप ख़रीद सकेंगे, अगर 100 से कम 100 से चाहे 2-3 रुपये भी कम हो, आप नहीं ख़रीद सकते क्योंकि आपके पास पूरे नहीं हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी यही है कि कम से कम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की। अगर उससे कम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए 10 हर्ट्ज़, ठीक है, 10 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और आपके पास जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी फ्रिक्वेंसी जो थी वो 9 हर्ट्ज़ थी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई कि द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज़ नॉट पॉसिबल कम्प्लीटली इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। समझ में आई है? यानी कि इसको आप आसान लैंग्वेज में यूँ भी लिख सकते हैं कि कम से कम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जिस तरह हमने ऊपर कहा ना कि कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सेम डेफिनेशन नीचे हो जाएगी कि कम से कम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगाया हमने, क्योंकि इसमें भी हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है वो वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं और ये दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? ऊपर वाले दो में हम पढ़ते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर हम पढ़े मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नेसेसरी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन सरफेस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी में मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, तो तीनों में लास्ट लाइन में यही होगा कि टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल या टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। फिर यहाँ पर वही आ गया थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई वी नॉट इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। अब ये वी नॉट इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा कैसे आया? हमें पता है ई इज इक्वल टू एच एफ होता है और एफ इज इक्वल्स टू सी ओवर लेमडा होता है। क्योंकि हम यहाँ पर एफ को वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने कहा वी नॉट जो है वो सी ओवर लेमडा के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह ई इज इक्वल टू एच एफ होता है तो एफ की जगह पे सी ओवर लेमडा भी लगा सकते हैं और वी भी लगा सकते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है केस 1। केस 1 में क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर है एच वी जो है वो छोटा है और फाई बड़ा है। इसका क्या मतलब है कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो हमारे पास नहीं है, इंसिडेंट लाइट की उतनी एनर्जी नहीं है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग HV समझें कि हमारे पास जितने पैसे हैं वो, और फ़ाई को समझें कि जितने जितने की वो चीज़ आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ 100 रुपीज़ की आ सकती है और आपके पास 90 रुपीज़ हैं, तो HV का मतलब है कि 90 रुपीज़ और फ़ाई का मतलब है 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ ज़्यादा है, आपके पास 90 रुपीज़ हैं, वो कम है। तो इंसिडेंट लाइट जो है उसकी एनर्जी कम है, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं सकती, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। ठीक, तो सेकंड केस हमारे पास क्या है कि ई इंसिडेंट इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा और HV इज इक्वल टू फ़ाई, यानी कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटाने के लिए चाहिए उतनी ही एनर्जी है। ठीक है, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो जाएगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मेटल की सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल की तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हट गया, अपनी जगह से रिमूव हो गया या रिप्लेस हो गया या हट गया वहाँ से, आप कह सकते हो। तो जब वो इलेक्ट्रॉन हट गया, सिर्फ उतनी एनर्जी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को हटा सके वहाँ से या निकाल सके, मेटल की सरफेस पे पड़ा रहेगा, वो कहाँ जाएगा जब उसके पास मज़ीद एनर्जी नहीं है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में है कि इंसिडेंट लाइट जो है ना उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जितने फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि अगर आपके पास जो है वो 1000 रुपीज़ हैं और 100 रुपीज़ की आपको कोई चीज़ पसंद आई, आप इजीली ख़रीद सकते हो, बल्कि आपके पास 900 रुपीज़ बच भी जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन होता है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है और वर्क फंक्शन कम है, जितनी एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो कम है। तो क्या होगा कि आप काम भी कर लेंगे, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दिया और आपके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बच भी गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंसिडेंट जो है वो फ़ाई भी कर रहा है, यानी वर्क फंक्शन भी कर रहा है परफॉर्म, यानी उसके पास इतनी एनर्जी भी है और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो केस 3 के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू फ़ाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इंसिडेंट लाइट के पास वेव फंक्शन करने के लिए भी एनर्जी है और उसके अलावा कुछ काइनेटिक एनर्जी और भी है। तो उस जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बची है उसके पास, वो क्या करेगा कि जब इंसिडेंट लाइट फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो गया लेकिन उसके पास और एनर्जी है कि वो ट्रैवल कर जाए, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फर्दर, दूर चला जाएगा मेटल की सरफेस से प्रॉपर निकल के, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वर्क करने की, तो उसने वर्क कर लिया। फिर ई इंसिडेंट इज इक्वल टू, फिर दोबारा से वही आ जाएगा HF या फिर HC ओवर लैम्डा या फिर HV। ठीक है, वही बात हो गई, फ़ाई जो है वो होता है HC ओवर लैम्डा नॉट, या जिसको हम HF नॉट या HV नॉट भी कह सकते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी हमें पता 1/2 mv² होती है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो आपने याद रखनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व विद नॉन ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, लेकिन अब जब आया केस 3 तो काइनेटिक एनर्जी भी थी हमारे पास, तो हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व हुआ है और काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो नहीं थी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बची थी जिससे इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव कर गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आ गई कि HC ओवर लैम्डा और HV अगर जो है छोटा होगा फ़ाई से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और HC ओवर लैम्डा या HV जो है अगर इक्वल होगा फ़ाई के, कि इनकी एनर्जी या वर्क फंक्शन के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने का मतलब ही ये है कि पार्टिकल नेचर रखती है लाइट। फिर नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। जितनी फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी होती है नंबर और इंटेंसिटी होती है उसकी शिद्दत, उसकी कैपेसिटी, उसकी इंटेंसिटी। तो उसमें हमारे पास क्या बचा कि HV इज इक्वल टू HV नॉट प्लस 1/2 mv², यही इक्वेशन है जो यहाँ पर थी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने लिया। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। ठीक है, अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो करते हैं तो HV इज इक्वल टू HV नॉट, यानी V इज इक्वल टू V नॉट आ जाता है, जिससे हमें क्या प्रूफ होता है कि काइनेटिक एनर्जी और V नॉट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। एक ये बात हो गई। इसी तरह अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें काइनेटिक एनर्जी का और V नॉट का, यानी कि फ्रिक्वेंसी का, तो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कि कोई टाइम का गैप नहीं आता बीच में, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, कोई देर नहीं होती बीच में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, आपको सामने प्लेट पे जब फ्लोरेसेंस नज़र आएगी, जितनी ज़्यादा नज़र आएगी इसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जैसे हम लोगों ने जब कैथोड रेज डिस्कवर की थी तो हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन जाके जब स्ट्राइक हुए तो फ्लोरेसेंस ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट यूज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो से मैक्सिमम तक जा रही है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी। हम पहले ही कह चुके हैं कि फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और एक बात याद रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे,
लाइट की कितनी इंटेंसिटी है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर कितने हैं, कितनी रेज़ गिर रही हैं उसको उससे इफ़ेक्ट पड़ता है कि जितनी रेज़ गिर रही हैं उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और वी नॉट का अगर रिलेशन देखें इस ग्राफ में तो वो स्ट्रेट लाइन है, जबकि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का देखें तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होता है कि वो पोटेंशियल जो हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने से रोकने के लिए, ठीक है। तो क्या हम पढ़ेंगे इसमें, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इंसिडेंट बीम ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन वर्क पोटेंशियल ऑफ मैटर इज डायरेक्टेड ऑन इट। इसका क्या मतलब है कि वो पोटेंशियल जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन को मेटल सरफेस से निकलने से रोकने के लिए चाहिए होता है। कब चाहिए होता है? जब इंसिडेंट बीम गिरती तो है लेकिन उसकी जो एनर्जी होती है वो वर्क पोटेंशियल से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसको आसान लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से निकलने से रोकने के लिए जो हमें पोटेंशियल चाहिए, जो हमें वी की वैल्यू चाहिए या जो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब रुकता किस तरह से ये हम देखेंगे। पहले आप लोग ऊपर वाली अगर डायग्राम देखें, इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है, हम लोग पहले सिंपल डायग्राम पढ़ते हैं जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मेटल सरफेस दिखाई है। हमने ये नहीं दिखाया कि फ्लोरेसेंस कहाँ प्रोड्यूस होगी, किस तरह से प्रोड्यूस होगी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना उसमें ये इस तरह से होता है, जैसे आपको फर्स्ट डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये जो मेटल की सरफेस आपको नज़र आ रही है ग्रीन से, जिसके ऊपर लाइट जो है फॉल कर रही है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है, ये मेटल की सरफेस है। और दूसरी साइड पर हमने जो प्लेट लगाई है वो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज होने का क्या फ़ायदा है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उसके पीछे जो प्लेट है उस पर फ्लोरेसेंट मटेरियल भी लगा हुआ है, और क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव साइड से अटैच किया तो इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो जाके पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा, जब वो पॉजिटिव के पास जाएंगे तो वो यकीनन स्क्रीन से स्ट्राइक करेंगे और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहाँ पर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है जिसमें जिंक सल्फाइड भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसका प्रॉपर नॉर्मल फिनोमिना। अब होता क्या है, नेक्स्ट अगर आप सेकंड वाली डायग्राम देखें जिसमें हमने कंडीशन को रिवर्स कर दिया। कंडीशन रिवर्स किस तरह से हुई है, हम लोगों ने बैटरी जो लगाई थी ना, जो हमने जहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड की थी, जहाँ से हमने उसको चार्ज प्रोवाइड किया था, हमने उसको अपोजिट कर दिया। यानी जहाँ पर पॉजिटिव प्लेट थी ना, हमने पॉजिटिव वाली जो प्लेट लगाई हुई थी उसको अब हमने नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और जो मेटल की प्लेट थी उसको हमने पॉजिटिव के साथ कर दिया। अब जब हमने मेटल की प्लेट को पॉजिटिव के साथ अटैच किया और हमने जिसमें से करंट जो है वो पास कराया और ऊपर से लाइट जो इंसिडेंट लाइट जो है वो फॉल की, जब इंसिडेंट लाइट फॉल करेगी वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ये कि उस पर पॉजिटिव का साइन है तो इलेक्ट्रॉन्स कम जाना चाहेंगे आगे, और फिर अगर वो आगे चले भी जाते हैं, जैसे लाइट की रेस गिरती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आगे चला जाता है। अगर वो आगे चला भी गया तो आगे प्लेट पर कौन सा साइन है, प्लेट पर तो नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन वापस उसी मेटल की सरफेस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज वहीं स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो थी पीछे हम लोग जिसकी बात कर रहे थे वो चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने क्या कहा कि दोनों इक्वल हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv² होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वी नॉट मल्टीप्लाई बाई ई होती है, ठीक। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, वी मिनिमम यानी कि वी नॉट। ओवरऑल इक्वेशन अगर हम लिखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी थी वहाँ पर हम ई वी नॉट लिख देंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग शो करते हैं वी नॉट से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया ई। तो जहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी था, जैसे ये पीछे वाली इक्वेशन यहाँ पर थी, ये यहाँ पर 1/2 mv² था या काइनेटिक एनर्जी था, वहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया ई वी नॉट। ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQ है जिसमें हमारे पास है कि इफ़ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी लैम्डा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और जो दूसरा है लैम्डा सिंपल वो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट विल बी, यानी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आपको पता है HV=HV0 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, इनमें इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दो। HV की जगह पर C/λ, HV0 की जगह पर HC/λ0 और काइनेटिक एनर्जी की जगह पर 1/2 mv²। अब v² को एक साइड पर रखो और बाकी सारे फैक्टर को दूसरी साइड पर ले जाओ। जब बाकी सारे दूसरे फैक्टर को दूसरी साइड पर ले जाएंगे ना, तो ये इक्वेशन जो नीचे थर्ड हमारे पास है इस तरह बन जाएगी। अब हमें जो चाहिए वो v का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी सिंपल v चाहिए। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके जो कुछ पॉइंट्स थे मेन, वो होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।